Hello everyone, this is your teacher Jasmine Vincent. I'm here to give you a quick revision of transformation of functions. Before we move on to the questions, हम सबसे पहले तो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं। पर्टिकुलरली उसके नोट्स को भी देखेंगे। हमारी कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि हम डील करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हैं। ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। नोट्स में आप इजीली देख सकते हो। ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है और स्ट्रेच है। सो तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन और उनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये अप्लाई हो सकती है अलजेब्रिक फंक्शंस पर भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आएंगी। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशंस को हम जब इन इक्वेशंस अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें किस किस्म के एक्सप्रेशंस मिलेंगे। सबसे पहली बात, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हमारा ओरिजिनल फंक्शन है तो फिर उस वक्त में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस की अपेरेंस या इक्वेशन की अपेरेंस किस किस तरीके से आ सकती है। एफ ऑफ एक्स प्लस से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स added to a, f applied on x plus a basically. So y is equal to a times f of x, या फिर y is equal to a times x, f applied on a times x, या इनके कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये एक होल नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, सबसे पहली चीज होती है कि मैम कौन से हम ट्रांसफॉर्मेशन को पहले डील करें, खासकर हॉरिजॉन्टली डील पहले करें या वर्टिकली डील पहले करें। तो पहली बात, अगर आपको सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल, यानी कि दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो याद रखें कि हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस को पहले डील कर रही हूँ या मैं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को पहले डील कर रही हूँ। बिकॉज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीटली एक्स कोऑर्डिनेट के साथ काम कर रही होती है। उसमें जो भी चेंज आ रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट में हो रहा है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वटेवर, या रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो हॉरिजॉन्टली हो रही है। ठीक है, तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करता। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान चॉइस करने में ये आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन गो विद ईदर वन। ये आप चॉइस करेंगे कि मैं आई एम कंफर्टेबल विद हॉरिजॉन्टल फर्स्ट और वर्टिकल फर्स्ट, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो इनमें नो ऑर्डर। ठीक है, ये समझ लें। दूसरी बात आ जाती है, अब अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो हम इससे पहले कि मैं मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस को डील करने का बता दूं, याद रखें कि हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी ओरिजिनल फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने आपको तीन टर्म्स ऊपर बताई कि एक है जी ट्रांसलेशन, जिसको हम ओ लेवल से सीखते आ रहे हैं, और इसको हम शिफ्ट भी कहते हैं, मूविंग, शिफ्टिंग। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ रही है रिफ्लेक्शन, और तीसरी जो हमारे पास आ रही है वो है स्ट्रेच। अच्छा, अब ट्रांसलेशन अगर हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये इस तरह से हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अब याद रखें ए अगर पॉजिटिव है, यानी कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अब आप, ये शिफ्ट है, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टली आप अपने पॉइंट को टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट शिफ्ट करें। अगर +3 है तो ये लेफ्ट पर मूव करेगा। ठीक है, हम इसको एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम थोड़ा सा ऑपोजिट समझते हैं।
अगर +3 है तो असल में हम -3 कर रहे होते हैं, अगर -3 है तो हम उसको +3 कर रहे थे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, इक्वेशन में इस तरह से एक्सप्रेस हुआ हुआ है, तो बेसिकली इट इज 3 यूनिट्स टू लेफ्ट। और अगर जैसे ये यहां पर लिख दिया y इज इक्वल टू f(x) - 5, ठीक है, तो ये आ गया 5 यूनिट्स, इट इज मूविंग बाय 5 यूनिट्स टू राइट। ठीक है, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन विच इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेशन को पहले खत्म कर लेते हैं। तो यहां पर देखें, अगर वर्टिकल ट्रांसलेशन है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन में आपको जो इक्वेशन नजर आएगी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, यानी कि x के साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा बल्कि fx के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आउटवर्ड है। ठीक है, ये +a या -a। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर है f(x) +3 है, तो ये एग्जैक्टली exactly जिस साइन के साथ है उसी तरीके से हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें हम प्लस साइन लेते हैं टुवर्ड्स अप डायरेक्शन वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 यूनिट्स अप। इसको अगर हम कॉलम वेक्टर से इन दोनों को लिखना चाहें तो ये देखें, ये था हमारे पास, लेट मी राइट इट डाउन बिकॉज आई फॉरगॉट टू राइट ओवर हियर, सो लेट मी राइट डाउन, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी -3 0। ठीक है, और ये वाला जो था ये था +5 और 0। इसी तरीके से अगर हम 3 यूनिट्स अप की बात करें तो बेसिकली दिस इज 0 3 ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से भी कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ -3 होगा तो ऑब्वियसली वी आर स्टेपिंग डाउन बाय 3 स्टेप्स, -3 के साथ माइनस डायरेक्शन में आप जाओगे 3 स्टेप्स। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन कैसे अपेयर हो रही है? इफ योर x इज मेड नेगेटिव, यानी कि x को हम पॉजिटिव x से नेगेटिव x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये रिफ्लेक्शन है। अब याद रखें, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में ग्राफ के मुताबिक अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करें तो ये देखें, अगर फर्ज करें आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। यहां क्या हो रहा है? fx चेंजेस इनटू f ऑफ -x। ठीक है, x की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं -x। तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन है? इसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। आई कैन से दैट इट इज हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, I can say that it is reflection in y-axis, or reflection parallel to x-axis. So there are different terminologies that we can always use over here. Okay. अब आ जाते हैं हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन की तरफ। तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन याद रखें, जब फंक्शन आउटवर्डली नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि fx कन्वर्ट्स इनटू -f(x), बेसिकली y वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो ये कहलाती है वर्टिकल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए भी हम इसी तरह, या तो हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन का वर्ड बोलेंगे या हम कहेंगे रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर मौजूद है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा x एक्सिस में, इसकी मिरर लाइन जो है वो x एक्सिस है, तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। Thirdly, we have a stretch. अब स्ट्रेच में क्या होता है कि ग्राफ को हॉरिजॉन्टली हम लंबा या छोटा स्क्वीज कर दें, ठीक है, या वर्टिकली इसी तरीके से हम एलोंगेटेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें, तो ऐसी चीज होती है। सो बेसिकली इन स्ट्रेच, स्ट्रेच जो है ना एनलार्जमेंट की ही एक काइंड हो जाती है। एनलार्जमेंट में तो हम
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हर डायरेक्शन से उसको एक ही स्केल फैक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई करते थे, जो हमने ओ लेवल्स में किया। अब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, अब हम एक्स एक्सिस को अलग डील कर रहे हैं, वाई एक्सिस को अलग डील कर रहे हैं। स्केल फैक्टर ऑफ वाई एक्सिस कुड बी डिफरेंट, स्केल फैक्टर ऑफ एक्स एक्सिस कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझना है कि हम उसको लिखते कैसे हैं इक्वेशन फॉर्म में। तो यहां पर ये होगा, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। यानी कि एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा, तो इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अब इसको थोड़ा सा, जो जैसे मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस थोड़ा सा बिहेव डिफरेंटली करता है, तो इसको हम समझेंगे कैसे। अब ये देखें, ये तो हमें पता लग गया एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रेच, ठीक है। लेकिन इसका स्केल फैक्टर कैसे रीड करना है? अब इसका स्केल फैक्टर, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेती हूँ, एफ इज इक्वल टू 2x, ठीक है, एफ ऑफ 2x, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली डिपेक्टिंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। यानी कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो असल में स्केल फैक्टर 1/2 होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द स्केल फैक्टर। बेसिकली व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड, तो हम उसको क्या करते हैं कि स्क्वीज कर रहे होते हैं, यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है ग्राफ आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल नंबर, ये जैसे मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करती हूँ x/3, यानी कि 1/3 ऑफ x, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच तो हो रहा है, बट इट इज अ स्केल फैक्टर ऑफ 3। इसको रेसिप्रोकल इसका ढूंढेंगे और वहां पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके जो जब आप कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करेंगे, तो अगर x/3 लिखा हुआ है, तो आप असल में x कोऑर्डिनेट्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ जो हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्टिकल स्ट्रेच की तरफ। तो इसको हम एज इट इज जिस तरह लिखा होता है उसी तरह समझते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आउटवर्ड मल्टीप्लिकेशन आपको नजर आएगी, यानी कि फंक्शन के बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, y के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इट मींस इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेच। सो a टाइम्स f ऑफ x, और इसको हम कहेंगे कि द स्केल फैक्टर इज एग्जैक्टली ये जो है दिया हुआ, वो एज इट इज हम उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे। जैसे 4 टाइम्स f ऑफ x है, तो इसका मतलब है आपका स्केल फैक्टर 4 ही है, ठीक है। वर्टिकल एज इट इज बिहेव करता है, हॉरिजॉन्टल उसको थोड़ा ऑपोजिट करता है। यानी कि जैसे वहां हमने देखा कि ट्रांसलेशन में +3 हो रहा है, तो असल में हम उसको -3 समझते हैं। स्ट्रेच फैक्टर अगर 2 स्ट्रेच में 2x लिखा हुआ है, तो स्केल फैक्टर हम 1/2 लिखते हैं। तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने ये समझ लिया कि इनकी इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, और हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो कोई मसला नहीं है, कि आप कोई भी पहले स्टार्ट कर लें। अब आ जाते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव मल्टीपल वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो याद रखें इसमें हम हमेशा बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रूल को फॉलो करता है, समझ लें कि वाई एक्सिस इज फॉलोइंग, वाई इज फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। और एक्स चूंकि बड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम कहते हैं जी एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो फिर अपनी मर्जी करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। मल्टीपल वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप हमेशा बोर्ड मैथ्स के मुताबिक करते हैं, और अगर हम मल्टीपल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, तो ये हमेशा अगेंस्ट बोर्ड मैथ्स होता है।
इन चीज़ों की आपको क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी मिलेगी जब हम क्वेश्चंस पर स्विच करेंगे। व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस किस तरीके से डील कर सकते हैं व्हेन वी आर ईदर गिवन द ग्राफ्स। कई दफ़ा आपको ग्राफ्स दिए होते हैं और आपने ग्राफ्स की मदद से चेक करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, याद रखें कि व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑलवेज यूज टेक्निकल वर्ड्स, ऑलवेज यूज प्रॉपर लैंग्वेज। ऐसे ही अप डाउन और इस तरीके के वर्डिंग नहीं आपने यूज करने। जो हमारा एक प्रॉपर पहली टर्मिनोलॉजी, तो हमारी जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके नाम आपने जरूर मेंशन करने कि ये स्ट्रेच है, ये ट्रांसलेशन है, या ये रिफ्लेक्शन है। सो यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी व्हेन यू आर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस। अब मजीद हम इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट मी शेयर द क्वेश्चंस विद यू। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस, जिसमें हम थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री के भी करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस के भी करेंगे, और दोनों को डील करेंगे ग्रेजुअली। अच्छा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को डील कर रहे होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ जो समझ आनी चाहिए वो क्या है कि हमारी वहाँ पे कुछ फर्दर टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। जैसे एक वर्ड आएगा, आप देखेंगे एम्पलीट्यूड। ये हमारी की टर्म्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये इनका क्या मतलब है। What is amplitude? Amplitude is the height of a wave from the zero line of the graph। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारे पास पीरियड ऑफ ग्राफ। अब पीरियड ऑफ ग्राफ क्या होता है? वो वो स्पैन होता है हॉरिजॉन्टली, वो लेंथ होती है जिसके अंदर एक कंप्लीट वेव जो है ड्रॉ होती है। ठीक है, अब जैसे हम साइन कॉस टेन के ग्राफ्स देखते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए फॉर कॉस एंड साइन हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, और पीरियड ऑफ ग्राफ जो होता है वो 360 डिग्री है। अगर हम रेडियंस में लिखना चाहें तो ये बेसिकली 2 पाई रेडियंस है। ठीक है, और इसमें हमारे की पॉइंट्स जो होते हैं, 5 मेजर की पॉइंट्स होते हैं इन केस ऑफ कॉस एंड साइन। अगर आप उनकी डिवीजन समझ लेते हैं इस पूरे पीरियड की, कि उसको किस तरीके से हम बनाते हैं ग्राफ को, जो हमारा पेरेंट फंक्शन है कॉस एक्स है, साइन एक्स है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको कभी भी उसकी मुश्किल नहीं लगेगी। तो देखें, जरा गौर करें, हमारा जो ग्राफ होता है साइन और कॉस का, मेनली अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट लें या 0 रेडियन से स्टार्ट लें, तो 0 से 360 के दरमियान अगर ये हम बना रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन की पहले मैं बात कर रही हूँ। अब 360 का हाफ वे क्या है? 180। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा 180 का हाफ वे देखें क्या होगा। यस, इट्स 90। अब 90 डिग्री ये हो गया। इसका मतलब है आपके एक ये जो कैलिब्रेशन है, ये जो आपका स्पेस है, ये 90 डिग्रीज है। 90 ही ऐड कर दे 180 में, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? 270। अब ये देखें, हमारे कितने मेजर वैल्यूज आ गई एक्स की? 0, 90, 180, 270, 360। सो बेसिकली 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ही आपका ग्राफ फॉल करता है। कॉस्ट जो होता है अपने हाईएस्ट वैल्यू से शुरू होता है, ये यानी कि अगर ये 1 है तो इसकी डेप्थ जो है -1 है, ये हाईएस्ट से शुरू होगा, और टिल 90 इट ड्रॉप्स डाउन। ठीक है, और 180 पर आकर ये अपनी फुल डेप्थ लेता है, यानी कि -1 पर आ जाता है, फिर वापस जाना शुरू होता है टिल इट रीचेस 270, एंड देन एट 360 इट गेन्स बैक इट्स मैक्सिमम हाइट। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट का पेरेंट फंक्शन का ग्राफ, जो ओरिजिनल कॉस्ट ग्राफ है। तो ये आ गया। उसी तरह हम देख लेते हैं, जरा अभी साइन का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ जो है वो 0 से शुरू होता है, क्योंकि साइन 0 इज 0। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर
अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करता है, देन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग डाउन टिल इट रीचेस टू 180, और यहाँ पर वो टच करता है अपनी जीरो लाइन जो कि एक्स एक्सिस है नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद वो ड्रॉप होना शुरू होता है यहाँ तक के 270 पर आकर अपनी वो डेप्थ गेन करता है -1, और फिर ये वापस जाता है टिल इट रीचेस 360। अब ये हमारे ग्राफ हो गए टेन साइन के और कॉस के, और एम्पलीट्यूड इसका 1 है क्योंकि इसकी जीरो लाइन से लेकर हाइट की तरफ या फिर डेप्थ की तरफ जो डिस्टेंस है वो 1 है। पीरियड ऑफ ग्राफ 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा कॉस का ग्राफ था, कॉस एक्स, और यहाँ पर जो हमारा रेड वाला है ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर 10 के ग्राफ को भी हम इन वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। वो कहते हैं देयर इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज 3 halves cos 2x plus 1 over 2, where x lies in between 0 to pi, और 0 से 2 पाई 0 से पाई के दरमियान आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ हुआ है। अगर आप देखें तो दिस इज अ फुल वेव। तो यहां से आपको एक तो अंदाजा हो रहा है कि आपका जो पीरियड ऑफ ग्राफ है वो चेंज हुआ हुआ है। वैसे भी आप देखें कि आपकी जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर 2x है, 2x है, तो यानी कि आपका जो स्केल फैक्टर है 1/2 है। 1/2 से अगर 360 डिग्री को मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियंस रह जाता है। तो बेसिकली आपका पीरियड ऑफ ग्राफ यहाँ पर चेंज हुआ हुआ है बिकॉज इट इज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन एज वेल। ठीक है, अब क्वेश्चन खैर उसकी डिमांड क्या है, वो कहते हैं कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या होती है? रेंज मींस द वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, अब वाई की वैल्यूज यानी कि एफ एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करिए, अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखो बेटा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस जो जो हैं, अगर हम उसके कॉस के जो पेरेंट फंक्शन के डेप्थ को देख लें तो ये देखें आपके कॉस में 180 डिग्री या पाई रेडियंस पर क्या होता है, -1 वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक जी, अब हॉरिजॉन्टली सिर्फ क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, वो स्केल फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, द स्केल फैक्टर इज कन्वर्टेड इनटू स्केल फैक्टर इज 1/2। तो हम 1/2 से पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी आर डन विथ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ज़हन में रखेंगे क्योंकि दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो क्या क्या हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। और इक्वेशन के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन शुड गो फर्स्ट क्योंकि कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन शुड गो फर्स्ट एंड देन यू ऐड। तो क्या करना है, हमने y को 3/2 से यानी कि -1 को 3/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि y का स्ट्रेच एज इट इज उसका स्केल फैक्टर रीड होता है जैसा इक्वेशन में दिया हो, एंड देन वी ऐड 1/2। अब ये देखें, आपका जो मिनिमम पॉइंट ऑफ पेरेंट फंक्शन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू दिस। अब ये हमें इसके कोऑर्डिनेट समझ आ गए। तो ये देखो क्या आ रहा है, दिस इज एट π/2 द वैल्यू ऑफ y। बेसिकली हम इंटरेस्टेड तो y की वैल्यूज पर है, मैंने x इसलिए कर दिया कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ आ जाए चीजें। दिस वॉज 1/2, सॉरी। सो 1/2 - 3/2 is -1। गॉट इट? क्योंकि ये देखें -3 +1 -2/2 हो जाएगा विच इज एक्चुअली -1। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद -1 इसकी मिनिमम वैल्यू रही। अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब थी, जब 0 था।
और हमारे पास 1 था उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम इसको जरा चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। मेनली हम इंटरेस्टेड हैं y वैल्यू में। तो x पे तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू 0, इट विल स्टे 0। ओके, और y में हमारे पास आ गया 1 × 3/3 सो 3 हाफ्स ही आएगा, और प्लस 1/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 4/2 विच इज 2। सो 0 2 आर द कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है आपके y की वैल्यू मैक्सिमम जो आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, वैसे भी आप देखें आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ है विच इज 3 हाफ। अब आप अपनी अगर वेव की हाइट देखें फ्रॉम द जीरो लाइन, तो वो 3 हाफ है। और मजे की बात, यहाँ पे जीरो लाइन भी आपकी शिफ्टेड है। दिस इज एक्स एक्सिस इज नॉट योर जीरो लाइन। अब जीरो लाइन आपकी 1 हाफ जो है रेज हो गई है। पहले हमारी एक्स एक्सिस थी जीरो लाइन, जिसको हम y इज इक्वल टू जीरो लाइन कहते थे। ठीक है, उसमें 1/2 यानी कि हर कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी जो जीरो लाइन है वो y इज इक्वल टू 1 हाफ है। So this is how we understand the transformation with the help of the coordinates। आप इसको ज्यादा अच्छा समझ लेते हो। तो रेंज आपकी f की अब हम लिख लेते हैं। अब हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या थी। सो आई कैन से दैट द रेंज ऑफ f इज फ्रॉम -1 till, so f of x is actually lying in between -1 till 2। सो दिस इज द रेंज। याद रखें, रेंज में हम फंक्शन की वैल्यूज देते हैं, डोमेन में हम एक्स की वैल्यूज देते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं आप फंक्शन g इज सच दैट g x इज f of x plus k, where k is a positive constant, the x-axis is a tangent to the curve y is equal to g of x. State the value of k and hence describe fully the transformation that maps the curve y is equal to fx onto y is equal to gx. So इसको हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब वो कहता है कि जी एक्स एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व, इट मींस एक्स एक्सिस नाउ इफ आई शिफ्ट हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है एक्स एक्सिस कुछ यूं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसके टिप पे टच हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है अब हमारे कर्व को कहाँ होना चाहिए, इसको रेज्ड होना चाहिए। ऑलरेडी ये एक्स एक्सिस से कितने स्टेप डाउन है, पहले तो ये देखें, ये 1 स्टेप डाउन है। क्योंकि अगर आप देखें, हमने यहाँ पर देखा है रेंज जब निकाली थी और कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, वी केम टू नो दैट -1 वाज द y कोऑर्डिनेट विच वाज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको अगर टेंजेंट बनना है एक्स एक्सिस को कर्व का, तो योर कर्व शुड बी रेज्ड बाय 1 स्टेप। तो अगर उसको 1 स्टेप रेज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो k की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए +1। सो k इज इक्वल टू 1 इन दिस सिनेरियो, सो दैट x एक्सिस becomes the line of tangent to the curve। सो बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे इट इज अ ट्रांसलेशन बाय 1 यूनिट अपवर्ड्स पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर हम कहेंगे कि इट इज अ ट्रांसलेशन बाय 0 1 कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से ट्रांसलेशन का नाम लाजमी आपने मेंशन करना है, ट्रांसलेशन जरूर बताएं, बिकॉज ये हमारी मेन टेक्निकल टर्म है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लाजमी मेंशन करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सी पार्ट पर आ जाते हैं अब हम। It says that state the equation of curve which is a reflection of y equal to f of x in x axis। अब देखें, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है तो बेसिकली ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। मैंने आपको जिस तरह बताया था, अभी हमने नोट्स भी किए थे यहाँ पर, अगर आप देखें तो हमने जब रिफ्लेक्शन की बात की थी तो वी टॉक
के रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ y यानी कि फंक्शन के आउटवर्ड नेगेटिव साइन, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना है, ओवरऑल पूरे एफ एक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विल बी द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब चूंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पूरे एक्सप्रेशन एफ एक्स क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -3/2 cos 2x -1/2। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड इक्वेशन है, मीन्स हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया। आई होप यू पीपल आर क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बल्कि इसमें कोई इक्वेशन नहीं दी हुई, सिंपली डायग्राम्स दी हुई हैं, हमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, हमें इमेज भी दी हुई है। और ये क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत आसान है कि इसमें हमारे पास एक वक्त में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को डील किया गया, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है। सो this question will give you a better idea to deal with every transformation over here। जी, अब वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो आपने एक इक्वेशन उसकी मेंशन करनी है बाय लुकिंग एट द ग्राफ। अब सबसे पहली चीज हमेशा ये देखें कि कहीं कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, कहीं वो फ्लिप तो नहीं हो रही आपकी इक्वेशन। तो हमें नजर आ रहा है कि द लॉन्गर साइड वाज एक्चुअली अवे फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, इस तरह से ये शेप इस तरफ थी, ये इस वक्त राइट पर थी। अब ये वाली लंबी वाली लाइन जो है ये लेफ्ट पर चली गई, डायरेक्शन फ्लिप होती नजर आई। सो इसका मतलब है वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वाई एक्सिस इज अ मिरर लाइन, लेकिन जब हम फ्लिप कर रहे हैं तो हम एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं, सो हम इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक हो गया, या सिंपली रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। अब आप देखें कि जब हम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करते हैं मजीद कोई चेंज हमें नजर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मिरर लाइन से वन स्टेप अवे था और फर्दर वन स्टेप अवे ही हमारी मिरर लाइन है, एंड ऑल द वे इट इज एग्जैक्टली द फ्लिप्ड वर्जन ऑफ एफ एक्स। सो मजीद कोई और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं है। सो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इट इज सिंपली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, दैट्स इट। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। आप देखें तो लॉन्गर साइड जो है वो राइट पर थी और शॉर्टर साइड जो थी लेफ्ट पे थी। इसमें भी लॉन्गर साइड राइट पर है, शॉर्टर साइड लेफ्ट पर है। सो नो फ्लिपिंग एनी केस, ना वर्टिकली फ्लिपिंग हो रही है ना ही हॉरिजॉन्टली फ्लिपिंग हो रही है। सो हमें एक चीज पता लग गई कि रिफ्लेक्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा राइज और रन देख लेते हैं किसी एक सेगमेंट के अंदर। देखें ये वन स्टेप टूवर्ड्स, अगर आप देखें तो वन बाय वन कॉलम के साथ ये पॉइंट इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें एक्स डिस्टेंस वो स्टिल वन ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन वाई डिस्टेंस जो है अब वो टू अप्रोच कर रहा है। सो हमें अंदाजा हो गया कि इट इज अ स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेच हमें बहुत क्लियर आ रहा है, पता लग रहा है हमें, वर्टिकल स्ट्रेच। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रेच है तो स्केल फैक्टर्स हमने नोटिस कर लिया कि यहाँ पहले वन हाइट थी लाइन की और अब टू हो गई, तो हमें अंदाजा हो गया कि वर्टिकल स्ट्रेच जो है वो बाय स्केल फैक्टर 2 है। ठीक है, और वर्टिकल स्केल फैक्टर एज इट इज ही लिखा जाता है इक्वेशन में, अगर टू है तो टू ही लिखा जाएगा, टू ही मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखें।
अब हम जरा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो रही। हम जरा पॉइंट्स को चेक कर लें। जी, पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 1 2। अब चूंकि वर्टिकल स्ट्रेच है तो चेंज किस में आ रहा है, वाई में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन टू वाई, तो ये हो जाएगा 1 4। नाउ लेट्स चेक, इज इट गिविंग अस द सेम पॉइंट 1 and 4? परफेक्ट। ठीक है, एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये देखो बेटा, आप 3 और 3 पॉइंट है। लेट्स सी क्या ये 3 6 पर जा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ चेंज किधर कर रहे हैं, वर्टिकल। अभी हमने क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेच को आइडेंटिफाई किए। सो 3 2 are 6, तो ये हो जाएगा 3 and 6। लेट्स सी, डू वी फाइंड इट इन आवर इमेज? यस, परफेक्ट। सो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो हमारी जो फाइनली इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, वो बनेगी y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, चूंकि वर्टिकल है तो आउटवर्ड है, ठीक है, 2 टाइम्स f ऑफ x। तीसरे ग्राफ पर आ जाते हैं। आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट है उसमें लॉन्गर साइड जो है वो राइट पर है, शॉर्टर साइड जो है वो लेफ्ट पर है, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द इमेज, द डॉटेड लाइन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी इमेज जो है दैट इज अवे फ्रॉम हियर। अब यहां पर इसको चेक कर लेते हैं हम। जी, ये देखें, ये एक पॉइंट है, कोई साइज चेंज नहीं लग रहा। अगर आप हाइट और वेट उसकी लेंथ देखें, ये देखें, 1 स्टेप टू लेफ्ट, 1 स्टेप अप, 1 स्टेप टू लेफ्ट, 1 स्टेप टू अप, so they are in rising or running in the same manner. So it means no vertical stretch, no horizontal stretch, no reflection. So what is happening? It is translation. So we identify it has been translated. अब देखना यह है कि ट्रांसलेशन क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रही है या वर्टिकली भी हो रही है। लेट्स सी, इस पॉइंट को देखें। अगर हमने इस पॉइंट को अप्रोच करना है तो हमें कितना मूव करना पड़ रहा है? लेट्स काउंट, 1 2 3 and 4 steps टू लेफ्ट। लेकिन हम अभी भी अपनी इमेज पर नहीं पहुंचे, वी नीड टू ड्रॉप डाउन एज वेल। सो 1 2 and 3, so 3 down. Only then we approach from object point towards image point. इसका मतलब है इस पे ट्रांसलेशन दोनों हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है। और ट्रांसलेशन वेक्टर जो आ जाएगा वो -4 -3 आएगा। वजह क्या है कि लेफ्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द नेगेटिव ट्रांसलेशन। -4 लिखते हैं हम टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए। इसी तरह चूंकि डाउनवर्ड आ रही है ट्रांसलेशन, तो उसको हम नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव होती है ट्रांसलेशन में। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई जी इक्वेशन लिखने में। हमने ये सीखा था कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनको थोड़ा सा ऑपोजिटली लिखना पड़ता है। तो अगर मैंने लिखना है कि 4 steps टू लेफ्ट, तो वहां यहाँ कॉलम वेक्टर में तो मैं माइनस लिख रही हूँ, बट व्हेन आई राइट इट इन द इक्वेशन I will be writing it f of x plus 4। ठीक है, और ये -3 ही लिखा जाएगा क्योंकि y थोड़ा सा ओबीडियंट है, क्योंकि डिपेंडेंट है वो। ठीक है, और मैंने बताया था x चूंकि इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी थोड़ी सी मर्जी करता है। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन आफ्टर ट्रांसलेटिंग 4 steps टू लेफ्ट एंड 3 steps डाउनवर्ड। और ये हमारी इक्वेशन होगी जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है। तो एक आज हमने क्वेश्चन किया है अभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके, एक हमने अलजेब्रिक किया है, एंड आई विल बी सेंडिंग यू सम मोर videos on transformations. So अभी तक के लिए इतना ही, and we close our this meeting right now. So I hope you people have understood and enjoyed the lesson. God bless you all. Take care.